अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें चीनी बहरान पर FIA की तहकीकाती रिपोर्ट का फ्रांसिक करने वाली कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट पर आज ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने फ्रांसिक रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दिया। फ्रांसिक रिपोर्ट में जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार को चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है, जबकि रिपोर्ट में यह तजवीज़ दी गई है कि रिकवरी की रकम गन्ने के जो मुतासरा किसान हैं उनमें तकसीम की जाए। जबकि इस हवाले से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा प्रेस ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है, जिनकी गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की और ईद के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए जहांगीर तरीन ने कहा था कि जिस किस्म के झूठे इल्ज़ामात आज मुझ पर लगाए गए हैं, इनका सुनकर मुझे धचका लगा। मोनस इलाही का कहना था कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी शुगर मिल के बोर्ड या मैनेजमेंट में शामिल नहीं हूं। नून लीग ने अभी तक इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि चीनी बहरान पर पेश की जाने वाली जो रिपोर्ट है ये गुमराहकुन है। जबकि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी को असासे ज़ाहिर करने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने काबीना को हुक्म दिया है कि तमाम मुशीर और मुआविनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीज़न में डिक्लेयर करें। वफाकी काबीना में गैर मुंतखब अरकान की तादाद 19 है। अगर ये भी अपने असासे डिक्लेयर करते हैं तो यकीनन एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इसकी वजह हुकूमती वज़रा पर नैब की जानिब से शुरू होने वाली तहकीकात हैं या हुकूमत खुद एहतसाबी की जानिब वाकई आगे बढ़ रही है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। अली मोहम्मद खान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, रिपोर्ट सामने लाकर इस हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट किया है। इससे पहले बड़े कमीशन बनते रहे, कभी रिपोर्ट्स इस तरह सामने नहीं आई, पब्लिक होना तो बड़ी दूर की बात। अब काबीना ने रिकवरी करके पैसे आवाम को देने की सिफारिश की है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। काबीना की सिफारिशात की रोशनी में आने वाले दिनों में एक्शन होगा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत की है कि मफादात के टकराव से मुतालिक फौरी कानून साजी की जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या मकसद है? इसकी कानून साजी की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तो बड़ी आम सी बात है, पूरी दुनिया में इसको बुरा समझा जाता है। इवन के इमरान खान साहब जब अपोजिशन में होते थे हमेशा इस बात पर बड़ी तनकीद करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब कानून साजी लाने का मकसद ये है कि पिछले 2 सालों में भले वो आपकी हुकूमत के लोग हैं जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए फ़ायदे उठा लिए, मफादात का टकराव हुआ, फ़ायदे मिल गए, उनको कोई पूछगिछ नहीं होगी कानून साजी के बाद। अब ये सारा मरहला फिर आगे आप लोग इस तरह चीज़ें तय करेंगे, इससे पहले को छोड़ दिया सब कुछ? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, और मुझे आज वो दिन भी याद आ रहा है कि जब मैं काबीना का हिस्सा बना तो दूसरी तीसरी मीटिंग मुझे याद है, इमरान खान साहब ने काबीना के हम वज़रा को एक बात की, और वो आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उनको इस बात पे सुरखरू किया है। उन्होंने ये बात की थी कि बाकायदा हमें इस तरह बिठा के सामने मुखातिब करके कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ। और मैं अल्फाज कम बेश ये थे कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आप लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो ये मैसेज था बड़ा लाउड एंड क्लियर टू द कैबिनेट मेंबर्स कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे। उस पर कोशिश की गई, काबीना के वज़रा ने कोशिश की, अल्लाह का करम है कैबिनेट मेंबर्स में से फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा कोई स्कैम वगैरह कोई इशू अभी तक नहीं उठा। ये जो इंक्वायरी थी, जिसको मैं तारीखी इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा एहतसाब होता है, कोई और करता है। हुकूमत में जब आते हैं अपोजिशन का एहतसाब होता है, और अपना एहतसाब तब होता है जब आप अपोजिशन में चले जाते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 30, 35, 40 years कि an incumbent government, a sitting prime minister is calling an inquiry in which some of his own government members or some of his own party members may be involved. और उसको इंक्वायरी कॉल की, उसको पब्लिक किया, फिर फोरेंसिक ऑडिट का, फिर फोरेंसिक ऑडिट को भी पब्लिक कर दिया, और अब उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ भी बात आगे जा रही है और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा। देखिए असल काम क्या है
जिसने जुर्म किया उसको सजा पहुंचे, हाँ। जिसके साथ हुआ है उसको रिलीफ पहुंचे, तो उसकी भी कोशिश की जा रही है। दो बातें और करूंगा, फिर आप अगला सवाल कीजिएगा। मैं इस बात पे खुश हूं कि सिर्फ इमरान खान साहब का ही ये विजन नहीं है, कैबिनेट मेंबर्स इसको शेयर करते हैं। मोर देन वन कैबिनेट मेंबर्स, काफी सारे कैबिनेट मेंबर्स ने आज ये बात की कि खान साहब ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम यहां तक पहुंचे, ये ऊपर जाना मुश्किल था, यहां पहुंचे। अब असल काम दूसरा ये है कि जिन लोगों ने किया है उनको सजाएं भी पहुंचे। सजाओं पे बहुत जोर रहा कैबिनेट में आज, और इसलिए इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात की कि मैं इसको चाहूंगा कि अब इसको हम आगे क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ लेके जाएं और रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें। आपने दूसरी बात जो की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो कानून है, वो इशू है जो हम पख्तूनख्वा में पास करके गए थे यहाँ, जब हमारी हुकूमत पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब आपने जो बात की है वो बड़ा वैसे पर्टिनेंट, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है कि अगर अभी हम लॉ पास करते हैं तो क्या पिछलों को छूट मिल जाएगी? तो शाजिया साहिबा, आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, इमरान खान किसी को छूट देगा? लॉ बनाने का मकसद ये है कि जो हम जिस चीज पे अमल कर रहे हैं, हम अपनी काबीना में इस पे अमल कर रहे हैं, हम अपनी काबीना में जब किसी का कोई स्टेक इन्वॉल्व होता है उसको, वो कैबिनेट मीटिंग में बैठता ही नहीं है, उसको ही हैज टू गो आउट। आज ये भी तनकीद हो रही है ना कि जहांगीर तरीन, जिन्होंने हर बुरे वक्त में, हर अच्छे बुरे वक्त में वज़ीर आज़म का साथ दिया, अगर आज की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ये चीज़ सामने आ रही है कि पिछले कुछ अरसे से ये सब शुगर मिलें इस तरीके से फ़ायदा उठा रही थी, आवाम का खून चूस रही थी, तो अगर वही पैसा जहांगीर तरीन ने जो आवाम के खून से चूसा गया, फ़ायदा लिया, और वही पैसा अगर वज़ीर आज़म पर माजी में लगा है, तो उस बारे में वज़ीर आज़म साहब का क्या ख्याल है? वो इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला, वो पैसा इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? क्या इस चीज़ को एडमिट करने के लिए अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म साहब तैयार हैं? देखिए, ये बहुत मुश्किल एक फैसला था, और नॉर्मली एहतसाब हम करते हैं, लेकिन अपने घर से शुरू नहीं करते, अपनी जमातों से शुरू नहीं करते। अपनी जमात से शुरू किया। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़रूर देना चाहिए या जाता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर से वो गुजारी, क्योंकि बहुत बड़ा ये कोई आसान काम नहीं था, एक मुश्किल काम था। ये कहना, देखें, मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर साहब ने सबसे पहले तो उनको अदालत में अभी मौका है, अदालत में वो अपना केस लड़ेंगे, जो भी अदालतें अजाब हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक अदालत फैसला ना करे, इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उसने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है, फैसला होना अभी बाकी है। जितने लोगों के नाम हैं वो मुल्जिमान हैं, वो मुजरिम अभी नहीं है। अदालत जब फैसला करेगी तब वो मुजरिम जो है वो बनेंगे, तो उनके पास अपने दिफा का हक जो है वो बहरहाल मौजूद है। लेकिन अगर उन्होंने पार्टी की खिदमत की है तो पार्टी ने भी उनको इज्जत दी है। यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार मालदार लोग फिरते हैं, कोई खाने का नहीं पूछता, कोई उनसे बात करना नहीं पसंद करता। अगर इज्जत मिली है तो ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की वजह से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि कोई घाटे का सौदा नहीं था। दुनिया में पैसा बहुत लोगों के पास होता है, इज्जत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने भी किया है, जहांगीर साहब पे इल्जाम है या ओमनी ग्रुप पे इल्जाम है या जिन भी लोगों पे इल्जाम है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई साहब पे इल्जाम है। वैसे बाय द वे बता दूं, खुसरो बख्तियार साहब का नाम इसमें नहीं है, आई थिंक उनके भाई का नाम है। मैंने अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं पढ़ी। बिल्कुल उनके भाई का नाम है। यही तो बातें हो रही हैं कि जब हसन हुसैन का सियासत में नहीं थे तो उनको भी तो उनके बाप के कारोबार के साथ जोड़ा जा रहा था ना। जब वो कहते थे कि हम सियासत में नहीं थे, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वही मुझे आप एक बात बताएं जी। वो शख्स जिसने अपनी पार्टी की हुकूमत की परवाह नहीं की, तो आप मुझे ये बताएं, मुश्किल काम तो हो गया है, हमारे जिले का काम तो हो गया है, इमरान खान साहब के जिले का काम तो हो गया, अब तो आगे इदारे का काम बाकी है। अब तो उन्होंने FIA को मार्क कर दिया है, अब तो FIA अब तो उन पे कोई प्रेशर उतना नहीं है, असल प्रेशर तो उठा लिया गया। आपको ये कहना चाहता है कि भाई खुद से इंक्वायरी कराई, खुद से उनके जो है बिल्कुल बेलाग जो है उसको हमने पब्लिश किया और लोगों के सामने उसको रख दिया। तो क्या अब इमरान खान साहब, आपका ख्याल ये है कि अब वो उन लोगों को जिनके इसमें नाम है उनको बचाने की कोशिश करेंगे? अगर बचाते तो इंक्वायरी क्यों कॉल कर दें? ये तो बेपर की मैं समझता हूँ उड़ाई जा रही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो असल करने का काम है वो ये है कि माजी में जब कभी कोई काम नहीं करना होता था, या कमेटी बना दो या सब कमेटी बना दो या इस पे कमीशन बना दो। कभी किसी नॉट सिंगल कमीशन, मे बी a few I'm not remembering, लेकिन majority of the commissions the reports had never seen broad daylight। कभी भी कमीशन की रिपोर्ट आगे नहीं आई। माजी में यही कहा जाता था, कमीशन बनता था, लोग अच्छा कमीशन बन गया, चलो जी। इस रिपोर्ट में ये नहीं है जो फैसले
जो फैसले ACC में हुए, असल चीज ये है, अब ये सुन लीजिए, असल चीज क्या है? असल चीज ये है जो आप लोगों की, मैं समझता हूं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि हम लोगों का और आप जर्नलिस्ट लोगों का, आप लोगों का, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करें कि FIA जब इसकी अब फर्दर केस लड़ेगा, जब अदालत में अब बात जाएगी ना, इंक्वायरी तो हो गई, अब अदालत में जब ये पुट इन कोर्ट होगा सारा मामला, तो हुकूमत जेलसली सपोर्ट करे इन इदारों को, इनको सपोर्ट करे हर तरह से कि कोई इनके अफसरान को, इनके इन्वेस्टिगेटर्स को, इनके प्रोसिक्यूटर्स को जो है वो ब्लैकमेल ना कर सके, प्रेशराइज ना कर सके। आप लोगों का मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप हर वक्त हमें हुकूमत को याद दहानी कराते रहें और हम पे एक प्रेशर रखें कि भाई अब इसमें जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी है, वो केस पुट इन कोर्ट कब होगा और इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम लाइन करवाते रहे ना आप लोगों को। ECC में फैसले हुए, पंजाब में फैसले हुए, जिन्होंने फैसले किए वो बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह उन लोगों को निकाल लिया गया, उन पर कोई नाम नहीं आया, उनका रिपोर्ट में कोई नाम नहीं आया। उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी या नहीं बनती थी? देखिए, असल जो अभी काम होना है अदालत में, अब अदालत की कसौटी पे ये सारी रिपोर्ट पर की जानी है। कोई आई थिंक 300 के करीब पेजेस की शायद रिपोर्ट है मेरे पास आई है, लेकिन अभी मैं पढ़ नहीं सका प्रॉपर, तो पढ़ने के बाद ही मैं कमेंट कर सकूंगा कि किन किन लोगों के नाम है या नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं खुद चूंकि लॉयर हूं तो ये चीजें हमने देखी हुई हैं। कभी किसी इलाके में जब जुर्म होता है ना, तो उसमें अगर इलाके का SHO इन्वॉल्व ना हो, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वहां पे डाका डाल सके या किसी की गाड़ी चोरी कर सके या कोई जुल्म कर सके। ये जिन लोगों ने ये खांचे मारे हैं, ये जो खाबे खाए हैं, ये जो पाकिस्तान का जो है वो भट्टा बिठाया है, जो गरीब का चमड़ा उतारा है, किसान जो रात के 3-3 बजे जाके पानी लगाता है खेतों को और सख्त गर्मी में जाके, रोजे की हालत में जाके वहां पे बवाई करता है, कटाई करता है, उनके बच्चों का जो है मुंह का नवाला जिन लोगों ने छीना है, आप मुझे ये बताएं क्या उन्होंने अकेले कर दिया? क्या वो इतने माहिर फनकार थे कि पाकिस्तान के SCCP और सारे इदारे सोए हुए थे और वो कर गए? और ये 1-2 साल की तो बात नहीं, ये तो डेकेड्स की कहानी है, कम से कम 35 साल पे मुहित। तो ये जो बात है, इस पे आज बात हुई है काबीना में और इमरान खान साहब का उसकी तरफ ऑन मोर देन वन ओकेजन इशारा उन्होंने दिया है और डायरेक्शन दी है कि भाई इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, इदारे की सपोर्ट के बगैर, SCCP में लाजमन लोग इन्वॉल्व होंगे, इसमें लाजमन जो उनका केन कमिश्नर होते हैं, केन कमिश्नर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको पता होता है कि किसी भी शुगर मिल के अंदर जब लोग गए हैं, वहां क्या डबल बुक कीपिंग हुई है, वहां क्या लोगों को जो है कच्ची और पक्की पर्चियों पे पैसे मिले हैं, क्या वहां ओरिजिनल पैसे मिले हैं, क्या वहां जो उन्होंने सामान कमात पहुंचाई है, गना पहुंचाया है, क्या एक क्लास गने को B क्लास डिक्लेयर किया गया? देखना यह है कि जिन लोगों के नाम है उन पर कार्रवाई उसके खिलाफ होती है, उन लोगों के को कटहरे में लाना होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सुबह पंजाब ने लॉकडाउन से रिलीफ पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के खुलने का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिए। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स के औकात का शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं, जबकि बाजार और मार्केट्स में भी ईद तक रात 10 बजे तक ये कारोबार होगा। कल से सूबे भर में मज़ारात को भी खोल दिया जाएगा, लेकिन मज़ारात पर इन औकातकार का इत्तलाक नहीं होगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के साथ ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के मुज़ाकरात भी हुए हैं, जिसके बाद सूबे भर में ट्रांसपोर्ट को भी बहाल कर दिया गया। लेकिन ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुकूमत की जानिब इसकी तरफ से बनाए जाने वाले SOPs जो है वो समझ से बाला तर हैं। हुकूमत ने GT रोड पर चलने वाली बसों में हर सीट पर मुसाफिर को बिठाने की इजाज़त दी है, लेकिन मोटरवे पर 2 सीटों पर एक मुसाफिर को बिठाया जाएगा। GT रोड पर किराए में 20% रियायत होगी, जो कि मोटरवे पर नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना किराए रियायत को देकर अपना असर दिखाएगा या समाजी फासले को ना अपनाने पर अपना असर दिखाएगा। एक अहम इंकशाफ यह भी हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर्स में भी मुबैना गफलत और बदइंतजामी की वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद आइसोलेशन सेंटर्स और आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इंटरनेट सर्विस को जो है ना वो ब्लॉक कर दिया है। इनमें लाहौर का एक्सपो सेंटर और काला शाह काकू में बनाए गए जो आइसोलेशन
वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो शामिल हैं। इन इलाकों में कॉल्स और मैसेजेस की सहूलत तो है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। सवाल यह है कि डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ ने इन सेंटर्स में सहूलियात बेहतर करने की बजाय इंटरनेट पर क्यों पाबंदी लगा दी है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असलम इकबाल साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो टाइमिंग्स आप लोगों ने बढ़ाई हैं रात 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, ये टाइमिंग्स ईद के बाद भी यही रहेंगी या इस पर दोबारा आप लोग गौर फिक्र करेंगे कि टाइमिंग्स को 5 बजे तक वापस लेके आना है या 10 बजे तक ही रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो पहलू हैं इसमें। एक तो आपने अभी बात की है रिगार्डिंग के टाइमिंग जो बढ़ाई गई है, क्या वो ईद तक की है या ईद के बाद तक की है। आज कैबिनेट की सब कमेटी ऑन कोरोना का आज इजलास हुआ, जिसमें जो सब कमेटी मिनिस्टर्स पे, चीफ सेक्रेटरी पे, आईजी पे, होम सेक्रेटरी पे और हेल्थ सेक्रेटरी साहिबान पे और वगैरह वगैरह तमाम पे जो बनी है, उसने बड़ी डिटेल के साथ ये तमाम मामलात को देखा और उसके अंदर फिर इस सोचो विचार के बाद ये फैसला किया गया कि जो टाइमिंग है उसको रात 10 बजे तक कर दिया जाए। वजह उसकी ये थी कि बाजारों के अंदर रश है, शहरों के अंदर कुछ मामलात इस तरह के हैं कि लोग जो है वो सुबह देर से उठते हैं। जब देर से उठते हैं तो 11, 12, 1 बजे तक वो वैसे ही उठते हैं, 2, 3 बजे के करीब वो बाजारों में जाते हैं तो एकदम सारे चले जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि एक तनख्वाह का पहलू ये है कि अब इन दिनों में क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सरकारी सेक्टर के अंदर जो है वो सैलरी जो है वो थोड़ी सी आती है, तो लोगों की कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए जो खरीदारी का अमल है उसको कर सके। तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जुमा हफ्ता इतवार को भी जो इजाज़त दी गई, क्या ये सिर्फ ईद की वजह से दी गई या बाद में ईद के बाद भी इन 3 दिनों में कारोबार करने की ऐसे इजाज़त होगी? नहीं, ईद के बाद नहीं खुले रहेंगे, ये ईद तक की कंसेशन है। ईद के बाद नई एसओपीज बनेगी, मामलात को देखेंगे। जो आपकी अभी इन्फेक्शन की ट्राजेक्टरी है उसको चेक करेंगे कि जो केसेस हैं वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर उस लिहाज से चीज़ों की इजाज़त दी जाएगी। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जब वो हमें कोई इस बारे में फीड देते हैं, तो उस फीड को मद्देनजर रखते हुए हम गाइडलाइन इशू करते हैं। बहरहाल ईद के आप लोगों का, हम सबको वैसे ये भूल जाना चाहिए कि एसओपीज पर जो है ना वो अमल हो रहा है। आप लिबर्टी मार्केट देख लें, इचरा देख लें, अनारकली देख लें, यहाँ पर तो आम दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है, तो ईद के ये दिन और ख़ास करके जब इतने दिनों के बाद बाजार खुले तो बहुत ज़्यादा रश होगा। तो किस तरीके से आप लोग इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि इन मार्केट्स में, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में एसओपीज पर अमल हो रहा है? कैसे आप लोग ये करेंगे? देखें, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी आप जेहन में रखें कि अगर तो आप एज ए एंकर पर्सन और मैं एज ए पॉलिटिशियन ये बात जेहन में बैठा लें कि एसओपीज का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने करना है और इसके ऊपर किसी और ने इसका साथ नहीं देना। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी कोरोना वबा के साथ जो लड़ाई और जंग लड़ी जा रही है वो अवाम के तावन के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमतें हमेशा जो एडवाइजरी होती है, हेल्थ एडवाइजरी, प्रिकॉशनरी मेजर्स, एसओपीज, वो जारी करती हैं। हमने जारी भी की। जिन जिन ट्रेड के साथ हमने बैठना था उनके साथ हम बैठे भी। तमाम ट्रेडर के साथ उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप मेहरबानी करके, कोई इतनी मुश्किल एसओपीज नहीं है। आज मैं अपने एक मॉडल बाजार, सहूलत बाजार जो गवर्नमेंट पंजाब का है उसमें गया हुआ था, जो टाउन के अंदर। वहाँ पे बाहर मेन पे मास्क भी रखे हुए थे, ग्लव्स भी रखे हुए थे, सैनिटाइजर भी रखा हुआ था। बच्चों को डिस्करेज कर रहे थे, जो बड़े थे उनको, जिसने मास्क नहीं घर से पहन के आया उसको मास्क भी ऑफर कर रहे थे। वो इतनी बड़ी कोई कॉस्ट नहीं है। एक मार्केट के अंदर 4-5 हजार 10,000 दुकानों वाली भी हमारी मार्केट है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ में आप लोगों के मुज़ाकरात हुए, पहले आप लोग कह रहे थे कि हर बस में एक सीट के साथ एक सीट खाली होगी, लेकिन अब आप लोगों ने इजाज़त दी है कि तमाम सीटों पर जो है ना मुसाफिर बैठेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ये कह रही है, उनका ये फैसला है कि मोटरवे पर जो ट्रांसपोर्ट चलेगी वहाँ एक सीट के साथ दूसरी सीट जो है ना वो खाली होगी। तो आप लोगों ने ये फैसला क्यों किया कि तमाम सीटों पर जो है ना मुसाफिर बैठेंगे? आप भी तो इन एसओपीज पर अमल करवा सकते थे। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, हमने कोई भी इस तरह के कभी भी एसओपी जारी नहीं किए जिसके अंदर हमने ये कहा हो कि एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठे। इस तरह की जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो बातें जरूर हो रही थी,
जो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी कि किस तरह से अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है मुसाफिरों को, एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है लोगों को, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट को लिया तो उसके अंदर ये बातें डिस्कस हुई थी और हमने ये तय किया था। फिर उसके बाद जो एसओपीज जारी हुए उन एसओपीज में हमने कहा कि अपनी बस को, जो बस जा रही है उसको प्रॉपर डिसइंफेक्शन करेंगे, उसकी सफाई सुथराई का ध्यान रखेंगे, जो वहाँ पे ड्राइवर है वो मास्क पहनेगा, कंडक्टर भी मास्क पहनेगा, क्लीनर भी मास्क पहनेगा, सीटों को और पूरी बस को बेहतर अंदाज में डिसइंफेक्शन किया जाएगा। अब देखें, एक फैमिली से अगर 4, 5, 6, 10 अफराद घर से निकलते हैं और बस अड्डा पे जाते हैं, बस में बैठते हैं और उन्होंने दूसरे शहर में जाना है, तो घर से तो वो इकट्ठे आए हैं, तो फिर आप एक सीट छोड़ के एक सीट उनको बिठा दें तो वो तो कोई मेरा ख्याल है उसमें कोई जवाज नहीं रहता, लॉजिक नहीं रह जाती। लिहाजा हमने ये कहा कि आप मास्क पहने। एक बात। दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मोटरवे के ऊपर एसओपीज वो एनसीओसी मीटिंग के अंदर जारी हुए कि उनको किया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट की जो की मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि अच्छा हम मोटरवे साहब, एक और बात, ईद की नमाज के लिए क्या इस बार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुली जगहों पर इज्तिमा करवाए जाएं? 2 दिन पहले मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को अपने प्रोग्राम में लिया हुआ था, उन्होंने भी ये बात की, कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बार खुली जगहों पर ईद के जो इज्तिमात हैं वो होने चाहिए, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। ज़ाहिर है जो मसाजिद होती है एक मखसूस जगह होती है और ख़ास तौर पर ईद पर सबकी कोशिश होती है कि मसाजिद में जाकर नमाज ईद अदा की जाए। जो मौजूदा सूरत हाल में देखते हुए होना चाहिए कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग है वो होनी चाहिए। क्या कॉन्शियसली आप लोग ये कोशिश करें कि इस बार ईद के जो इज्तिमात हैं वो खुले मैदानों में, खुली जगहों पर करवाए जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि शुरू से जो इज्तिमात ईद नमाज के बारे में होते रहे हैं वो हमेशा खुली जगहों पर होते रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये एक जो पीछे कोई थोड़ा अरसा पहले से बात है, ये मैं सन 2010 के बाद की बात करना चाह रहा हूँ कि जो टेररिज्म शुरू हुई थी उसके अंदर फिर बाहर हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी कि आप ओपन मैदानों के अंदर नमाज ना पढ़े बल्कि आप मसाजिद के अंदर पढ़ लें ताकि लोगों के गुजरने का, आने का, जाने का स्कैनिंग करके लोगों को जाया जाए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात वाक़यात, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हालात ठीक है। अब हमने रिक्वेस्ट की है कि आप खुले मैदानों के अंदर नमाज को पढ़ें। अगर एक हमने ये भी रिक्वेस्ट की है, बाकी तो उलमा इकराम ने इस पे बात को मानना या न मानना वो उनकी मर्जी है। हमने रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करके खुले मैदान के अंदर, फर्ज करें एक जमात ईद की नमाज 6 बजे करवा लेता है तो दूसरा 7 बजे करवा ले, 7:30 बजे करवा ले, तीसरा 9 बजे करवा ले, तो एक ग्राउंड के अंदर 2-3 बारी पढ़ी जाती है। अगर आप इंग्लैंड में जाए तो एक मस्जिद में जुमा 2-2, 3-3 दफा होता है, इस वजह से कि तादाद ज्यादा होती है तो एक पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे पढ़ लेते हैं, तीसरे पढ़ लेते हैं, तो इस तरह करके हमने किया। हमने बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मैं असलम इकबाल साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुआशी मुश्किलात की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि लॉकडाउन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है तो शायद ये गलत नहीं होगा। सिवाय तालीमी इदारे, सिनेमा हॉल्स, खेलों की सरगर्मियाँ और रेस्टोरेंट्स में खाना पीना बंद है। बाकी तमाम कारोबार ज़िंदगी जो है इनसे पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस कितने बड़े हैं इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में जो है ना वो बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि इससे होने वाली अमवात का अंदाज़ा 1 माह के बाद होगा। पाकिस्तान कोरोना वायरस से हलाकतों और मरीजों की तादाद के लिहाज से आलमी दर्जा बंदी में 19वें नंबर पर आ गया। मुल्क में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान अमवात और केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आया है। मंगल को कोरोना वायरस से 50 अफराद की जान चली गई, जबकि कल जो है 23 अफराद से जान भाग हुए, जिसके बाद 24 घंटों में अमवात के लिहाज से पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 7वें नंबर पर आ गया। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 48,000 से ज़ायद हो गई है और अमवात की तादाद 1,000 से बढ़ गई है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से अभी तक तकरीबन 4.5 लाख टेस्ट जो है ना वो किए जा चुके हैं, जबकि मकामी मुंतकली के केसेस जो है, लोकल ट्रांसमिशन जो केसेस होते हैं, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इन केसेस की तादाद 90% तक पहुँच गई है। मुख्तलिफ हल्कों में इज्तिमाई मुदाफ़ियत की बातें भी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत इससे इनकार करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अमली तौर पर हुकूमत की पॉलिसी इज्तिमाई मुदाफ़ियत के उसूलों पर ही हमें अमले पैरा नज़र आ रही है। सवाल यह है कि इज्तिमाई मुदाफ़ियत की पॉलिसी पाकिस्तान में कारगर क्या साबित हो सकती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी वालेकुम अस्सलाम कि डॉक्टर्स तो जब लॉकडाउन में नरमी की बात हो रही थी, डॉक्टर्स तो तब से ही प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, हुकूमत से अपीलें भी कर रहे थे, खुदारा आप लोग लॉकडाउन में नरमी मत कीजिए। ज़ाहिर है आपकी भी दिन में BCO डॉक्टर से बात होती होगी, तो क्या एक कोई अंदाज़ा आप लोग बता सकते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद वाकई हालात ख़राब हुए हैं, हमारे मुल्क में केसेस बढ़े हैं? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से दैट, ये तो मज़ीद हफ्ता 10 दिन ठहर जाइए तो इसके जब से ये लॉकडाउन बिल्कुल खुल गया है तो उसके बाद उसके कम से कम 10 दिन 2 हफ्ते के बाद असल पिक्चर सामने आनी शुरू होगी। और एक अंदाज़ा जो हो रहा है, मैं आपको सिर्फ अपने काम के हवाले से बता दूं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन की अभी तक जो मामलात थे वो रोज़ाना किसी दिन 4 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, किसी दिन 5 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 32 रिक्वेस्ट आई हैं प्लाज्मा इशू करने के लिए। अच्छा, एक दिन में, एक शहर से। तो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ICUs में जो ज़्यादा बीमार लोगों का लोड अचानक कितना हो गया। तो बाकी शहरों में क्या होगा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो जाहिर बात है, ये तो जो भी गवर्नमेंट का फैसला है, वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू स्टैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। जो उन्होंने फैसला किया, अब उसके अल्लाह करे अच्छे असरात हों, जो उन्होंने सोचा वैसा ही हो। लेकिन ये यकीनी है कि ये बात, इसके अंदर किसी की दो राय नहीं है कि सब कुछ फुल वर्किंग ऑर्डर में आने के बाद, लाइफ एज यूजुअल करने के बाद ये तादाद जो है वो बढ़नी है। कोई इसकी में रोकने का कोई तरीका है नहीं। आप किस तरह से अब किस बात का सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप? जब सोशल डिस्टेंसिंग जब होनी थी उस वक्त नहीं हो सकी, तो अब जब आपने खुली छुट्टी दे दी कि ठीक है अब आप जाइए, अब आप खुद अपना ख्याल खुद रखिए, तो लोग अब अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं ये हमें नज़र आ ही रहा है माशरे में किस तरीके से क्या हो रहा है। सही। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो यकीनी तौर पे बढ़ने शुरू हो गए हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पैसिव इम्यूनाइजिंग का तरीका इलाज है, प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट से दूसरे पेशेंट को मुंतकिल करना, ये महंगा तरीका इलाज है। अगर किसी ने प्राइवेटली करवाना है तो आम बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है डॉक्टर साहब? प्राइवेटली क्यों कराना है जब एक चीज़ फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है? तो फ्री ऑफ चार्ज से सस्ती क्या चीज़ होती है? बिल्कुल। तो ये कम से कम 3,000 अफराद डॉक्टर्स ने करना है ना, आप लोग मुहैया। हर कोई कहता है भी, हर कोई जिसको कोरोना हो रहा है वो कह रहा है हमारा इस तरीके से इलाज हो जाए। प्लाज्मा मुंतकिल करने का जो इलाज है ये हर पेशेंट के साथ तो नहीं हो सकता ना जी? नहीं, हर पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह इसकी। ये जिन लोगों को लगाया जाता है वो लोग जिनकी सांस में तकलीफ नई शुरू हुई हो, पिछले 24-48 घंटे में जिनको मसला शुरू हुआ हो, उनको लगाने से आप उनको हालत मज़ीद बिगड़ने से रोक सकते हैं। इससे वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं। जो अभी तक इब्तदाई जो हमने आदाद शुमार हुकूमत के साथ शेयर किए हैं उसके मुताबिक 80% से ज़्यादा मरीज़ों में इसने वेंटिलेटर की ज़रूरत को रोक दिया है। अच्छा। और लोग रिकवर हो गए, स्टेबल हो गए और घरों को जा रहे हैं। वेंटिलेटर पे याद रखिएगा, वेंटिलेटर इस कोविड-19 का हल नहीं है। पूरी दुनिया में वेंटिलेटर पे जब डाल दिया जाता है ऐसे मरीजों को तो 80 से 90% अफराद वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकते और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहाई डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 80 से 90% मॉर्टेलिटी है। तो अगर हमने प्लाज्मा दे के लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत से बचा लिया तो बुनियादी तौर पे आपने लोगों की जानें बचा ली और अल्लाह के हुक्म से वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगले 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान घरों को चले जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, हुकूमत ने जो टेली हेल्थ पोर्टल का आगाज़ किया है, कितना अच्छा इकदाम है कोरोना से निपटने के लिए? आई थिंक ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पिछले सिंध में तो और लाहौर में तो ये तकरीबन डेढ़ महीने से चल रहा है। इन लोगों ने इनफरादी तौर पे किया है और अब ये इज्तिमाई तौर पे हुकूमत की जो इनिशिएटिव है बेहद अहम इनिशिएटिव है। और ये अब आगे की जो कोरोना के साथ की ज़िंदगी जो है उसमें ये गैजेट्स जो हैं ये काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपील करूँगा उन तमाम सेहतयाब हुए वे कोरोना के मरीजों से कि प्लीज़ आगे आएँ
और अपने बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। इस वक्त हमें रोज़ाना के हिसाब से कम भी 50 लोगों के प्लाज्मा की रोज़ की ज़रूरत है। अच्छा, और इस 2 या 3 या 4 अफराद अपना प्लाज्मा डोनेट। डॉक्टर साहब रिकॉर्ड तो हुकूमत रख रही है ना, जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट, उनका रिकॉर्ड, उनका एड्रेस वगैरह वो तो सब हुकूमत के पास है, या आप समझ रहे हैं कि लोग अवॉइड कर रहे हैं इसको डोनेट करने से? जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। इसको गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी प्लाज्मा कलेक्शन ड्राइव को। हुकूमत को इस बात में किसी किस्म की कोई रेगुलेशन, किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि जो लोग आइसोलेशन सेंटर से सेहतियाब होकर जा रहे हैं, घरों को भेजे जा रहे हैं, उनको इस बात को परसुएट किया जाए, काउंसिल किया जाए और उनको इस बात का पाबंद किया जाए अगर मुमकिन हो कि वो वापस आएँ 2 हफ्ते के बाद और आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम इनफरादी तौर पे लोगों से राब्ते में हैं, राब्ता कर रहे हैं। कोई रमज़ान की बात करता है कि रमज़ानों में हम अभी रोज़े से हैं, हम नहीं दे सकते, सही, तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के दिनों से ये प्लाज्मा की कलेक्शन बड़े पैमाने पर शुरू की जा सकती है। ठीक, सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, दुनिया को तो कोरोना वायरस का सामना है, लेकिन मकबूजा कश्मीर और भारत के मुसलमानों को कोरोना के साथ साथ मोदी वायरस का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि कोरोना से कई ज़्यादा मोहलिक और ख़तरनाक साबित हो रहा है। कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इंसान रिकवर कर जाता है, लेकिन भारत में मोदी वायरस ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया और ये वायरस दिन ब दिन वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जबकि परेशान कुन बात यह है कि मोदी वायरस से ख़तरे का अदराक तो पूरी दुनिया को है, लेकिन इस वायरस के ख़िलाफ़ कोई भी अमली इक़दाम नहीं कर रहा है। गुज़श्ता 5 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरी बार आलमी बिरादरी की तवज्जो इस जानिब दिलवाई है कि भारत पाकिस्तान पर मुसल्लह हमले की तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मकबूजा के जम्मू कश्मीर में जारी कत्लेआम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत की जानिब से एक जाली कार्रवाई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इम्कानात निहायत रोशन और वाज़ेह हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी हुकूमत के कश्मीर में जारी मज़ालिम पर भी आलमी तवज्जो दिलाई और कहा कि भारत के 9 लाख अस्करी एहलकार कश्मीरियों पर सितम ढा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। इन काबिज फौजियों ने श्रीनगर में 15 घर नजर आतिश किए हैं। हिंदुत्वा पर ईमान रखने वाली काबिज मोदी सरकार चौथे जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए आबादी का तनासुब बदलने के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम के मुर्तकिब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बार बार तनबीह के बावजूद आलमी दुनिया इस तरफ तवज्जो आखिर क्यों नहीं दे रही है? क्या पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज करना होंगी? जबकि कोरोना की आड़ में शिद्दत पसंद मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी और भारत में मुसलमानों के खिलाफ मखसूस जहनियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमली पर सवाल उठाने के बजाय तासुब का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दे रहा है। पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नई लहर चली थी, जिसके दौरान मुतअद्दिद मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुस्लिम दुकानदारों से सामान ना खरीदने की अपीलें की जा रही हैं। जबकि अब यह जुल्म इंतहा तक पहुंच चुका है। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इलाके में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मुस्लिम आबादी पर हमला किया और उस दौरान मुतअद्दिद घरों और दुकानों को आग लगा दी। रमज़ान के महीने में भारतीय मुसलमानों के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी जो है, इसको भी मोदी सरकार ने मुश्किल बना दिया है। शरपसंद मुसलमानों को देखकर कोरोना की आवाज़ें कसते हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि ना तो किसी इंसानी हुकूक की तंजीम को ये जुल्म नज़र आ रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। गुज़श्ता माह अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए इसे ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश भी की है, लेकिन फिर भी आलमी दुनिया के मुनसिफों ने जुल्म पर अपने मुंह पर ताले लगाए हुए हैं। आलमी दुनिया की आखिर इस बेहिस्सी की वजह क्या है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब आपका। कुसूरी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता 5 दिनों में दूसरी बार उन्होंने मुसलसल वो अलर्ट करें और ख़बरदार करें कि भारत पाकिस्तान पर मुसल्लह हमले की तैयारी कर रहा है। कुसूरी साहब, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जो है ये आलमी वबा से लड़ रही है, ये भारत जो है ये कौन सा नया महाज खोलना चाहता है? क्यों कहा जा रहा है कि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है? क्या मौजूदा सिचुएशन में भारत कोई ऐसी गलती, ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर सकता है? पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म ने जो किया उसका एक तनाजुर है और वो ये है कि तवातर से लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमले हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है
कि पाकिस्तान अगर इसी तरह का जवाब दे तो वहाँ सिविलियन कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे मारे जाएंगे, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता। भारत इसका पूरा फायदा उठाता है और वो हमारी सिविलियन आबादी पे हमला करता है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मकसद था वो ये था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी क्योंकि आजकल इन्वॉल्व है इसमें कोरोना वायरस में, तो उनको अलर्ट किया जाए। लेकिन जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है उनके कई मकासद हैं। एक तो यह है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनली उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है और एक्सटर्नली भी हो रहा है कि जिस भोंडे तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस को हैंडल किया है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ये जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको बेचारों कई कई दिन से सड़कों पे वो चले जा रहे हैं। और कभी जब कभी तारीख ये दिखाई जाएंगी इमेजेस जैसे 1947 की दिखाई जाती हैं, तो बैलगाड़ियां दिखाई जाती हैं, उससे बच्चे औरतें बेचारे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का एक इमेज बन जाएगा अच्छा, कोविड-19 का। जब भी भारत ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है, LOC पर कशीदगी बढ़ती है और हम क्या करते हैं, भारत के सिफारतकार को बुलाया जाता है, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि जब दो ममालिक के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे होते हैं और फिर जब एक मुल्क उसकी खिलाफ वर्जी करता है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है, तो ज़बानी कलामी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती है? अगर कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती? कार्रवाइयां हैं जिसको ऐलान नहीं किया जाता और मुनासिब तौर पर ऐलान नहीं किया जाता। मैं ये मानने को नहीं तैयार कि वो जब ये करते हैं तो पाकिस्तान की फौज उसका जवाब नहीं देती। उस नौइयत का जवाब दिया जाता है जिसी की वजह से आप देख रही हैं कि काफ़ी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में भी, कश्मीर में भी। और अगर वो हमारे बॉर्डर पे हमला, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमला करते हैं तो पाक फौज की तरफ से जवाब दिया जाता है। तो जब आप पूछ रही हैं कि क्या कुछ नहीं किया जा सकता, प्रॉब्ली डिप्लोमेटिकली यही मुनासिब समझा जाता है कि हम यही इंप्रेशन दें कि जी ये इंडिया जो है वो ये कर रहा है, और ये इंप्रेशन क्या दे सदा भी है। लेकिन हम कोई एग्रेसर नेशन नहीं है, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। कुसूरी साहब, आप भी जानते हैं कि भारत की नेपाल के साथ उनका सरहदी तनाज़ा शुरू हो चुका है। चीन के फौजियों के साथ भी गुज़श्ता रोज़ भारत की झड़प हुई है। अब अमेरिका और जो चाइना है, कोरोना को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। अमेरिका और चाइना के जो बिगड़ते ताल्लुकात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए इसके कितने बुरे असरात इसके हो सकते हैं? चीन हमारा हमसाया मुल्क है, तो अमेरिका के साथ हमारे और नौइयत के ताल्लुकात हैं। अगर ये कशीदगी में दोनों ममालिक आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल है, हमारे लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल होगी? है देखिए, जहाँ तक इसका नतीजा है, खुदा करे ऐसा कभी भी ना हो, इसका तो नुकसान ज्यादा भारत को होगा क्योंकि दो उसके बॉर्डर्स हैं, एक पे पाकिस्तान है, एक पे चीन है। अगर वो दोनों से छेड़छाड़ करेगा तो अमेरिका तो लफाजी कर रहा है ना, बैठा हुआ वॉशिंगटन में बयान दिए जा रहा है, बयान दे रहा है, वो और बात है। लेकिन जो लोग प्लान करते हैं, और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री मैं आई एम श्योर वो देख रही होगी, वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेगी, वो एडवाइस सुने या ना सुने दूसरी बात है। लेकिन क्या अमेरिका के बयानात ज्यादा खतरनाक है या पाकिस्तान और चीन के साथ बैक वक्त हिंदुस्तान का जबरदस्त होना? मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान को इतना बड़ा खतरा है। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे मुआशरे में जो ताकतवर है वो ही सब कुछ है। जो वज़ीर, मुशीर और वडेरे की औलाद है, आम शख्स की औलाद उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती है। मतलब ये हुआ कि आम शख्स की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। कल से सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें एक खातून खुद को कर्नल की बीवी जाहिर करते हुए पुलिस एहलकारों से बदतमीज़ी करती हुई नज़र आ रही है। वीडियो में खातून हज़ारा मोटरवे चेक पोस्ट पर पुलिस के साथ न सिर्फ बदतमीज़ी कर रही है बल्कि नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए निहायत दीदा दलेरी से कानून तोड़ती हुई अपनी गाड़ी वहाँ से भगाती हुई ले जाती है। क्यों हर आदमी ये समझता है कि अगर किसी ताकतवर शख्स से इसका रिश्ता ना हो, इसका लेना देना नहीं होगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस मुल्क में इसकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी? ये क्यों तासुर है हमारे मुल्क में? कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, फिर भले ही वो कोई अफसर हो, वडेरा हो, कोई आम आदमी हो, कोई आम मजदूर हो। कानून सबके लिए बराबर होगा
तो ही लोग जो है वो इंसानियत को और इंसानियत के तकाज़ों को भी समझेंगे, तो ही हमें इंसानियत जो है वो बराबरी के लेवल पर एक जो है ना वो नज़र आएगी। कोई किसी पर जुल्म करता हुआ, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। अब नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।